गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पावर इन एसी सर्किट। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आपका टॉपिक क्या है? पावर इन एसी सर्किट और पावर फैक्टर। ठीक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा कि पावर का फॉर्मूला हम लोग ने डीसी के लिए क्या पढ़ा था? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब क्योंकि एसी सोर्स है हमारा, तो आई की वो क्या होती है? पी। देखिए वी का आपका इक्वेशन होता है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी एसी सोर्स के लिए। वोल्टेज की ये इक्वेशन होती है। ठीक है, वी एम आपका मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अब यहाँ पे बात आती है आई की। आई का क्या होता है स्टैंडर्ड? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज योर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर फाई, अब देखिए ओनली रेजिस्टिव केस होगा, ओनली रेजिस्टिव के लिए, ओनली आर के लिए लिख दे रहे हैं। फाई आपका क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? ये जीरो हो जाएगा तभी तो ओमेगा टी होगा। दोनों सेम फेज पे होते हैं ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, तो फाई आपका जीरो हो जाएगा। यही अगर ओनली इंडक्टिव का केस होता तो फाई आपका क्या हो जाता? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, यहाँ माइनस 90 डिग्री कर देते आप। समझ है? पाई बाई टू या पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये हो जाता। अगर यहाँ पे देखिए थर्ड केस में अगर ओनली कैपेसिटिव सर्किट होता, सिर्फ कैपेसिटर होता, तो फाई इज इक्वल टू प्लस 90 कर लेते और प्लस पाई बाई टू हो जाता। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, समझे? इसीलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हो? अब यहाँ पे बात आती है P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, हम लोग ने पढ़ चुका है। अब क्योंकि हम लोग एसी सोर्स ले रहे हैं तो P इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या आएगी? वी एम साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो? और करंट आपका क्या हो जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया। अब यहां से देखिएगा आपकी इक्वेशन जनरल क्या बनी? वी एम, दोनों को पास में लिख देते हैं, अच्छे लगेंगे। वी एम आई एम साइन ओमेगा टी और यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका हम लोग क्या करें? अब बात यहाँ पे एक आती है, एक आप लोगों का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा 2 साइन ए साइन बी। अब देखिए मैथ्स वालों को में भी याद होगा, 10th का फॉर्मूला है, बायो वालों याद कर लेना। ठीक है, फालतू ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने की या क्या नाम है ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उतना याद कर लो। जब चैप्टर खत्म होगा उसको एक पेज में लिख लेना कि ये फॉर्मूला में यूज़ करना है, तो खुद ही आ जाएगा। ये हो गया 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? देखिएगा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ रहे हो? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अच्छा इतना लिख लीजिए। हम एयरप्लेन मोड पे थोड़ा कर देते हैं, नहीं तो किसी का कॉल आ जाएगा। हाँ रुकिए। हाँ ना बच्चों, ये लिख लिया होगा आप लोग ने। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ पे बात आती है, अब हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट कर देते लिखना। P इज इक्वल टू वी एम आई एम तो होगा। अब बात यहां आती है कि ये तो 2 टाइम्स साइन है साइन बी है। साइन ए तो ये हो गया, साइन बी ये हो गया। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, लेकिन 2 तो है ही नहीं। 2 नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना,
कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा। अब देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी बन गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये वाला 2 जो 2 × 1 बना है यहाँ पे, तो 2 को बाहर ले लिया और आपका इक्वेशन क्या बनी, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज योर इक्वेशन। अब इसको चेंज कर लीजिए कॉस के फॉर्म में, Vm/2 और ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी। ये 2 टाइम्स ऑफ ये a है, ये b है, तो यहाँ पे लिखो कॉस ओमेगा टी माइनस ये वाला टर्म करोगे ओमेगा टी और ये क्या हो जाएगा -5। समझ आओ, a माइनस बी। अब देखिएगा माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5। समझ रहे हो। यहां पे देखिएगा आपका क्या, ये जो इक्वेशन आई है a माइनस बी करा है। आप देखिएगा यहाँ पे जब माइनस करा होगा ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ये ऐसे कर रहे हो है ना, तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी ब्रैकेट ओपन करा माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस माइनस होता है, ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, कट गया या 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा -5 बचा ना, इस वाले में देखो ओमेगा टी कैंसिल, बच रहा है -5। तो यहाँ से P इज इक्वल टू Vm/2, यहाँ पे cos -5 बचा और यहाँ पे क्या बचा माइनस cos ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। समझ लो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चा, देखो cos माइनस थीटा अगर होता है तो इसको cos थीटा कर सकते हो। समझ लो, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा लिख सकते हो आप, सेम, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। cos -5 है तो ये cos 5 हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी, Vm/2 cos -5 का cos 5 हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब बात ये आती है कि एवरेज पावर आपको निकालनी है। अब एवरेज पावर कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज पावर के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या करोगे 0 से t, फुल साइकिल के लिए निकाल लें, फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेशन 0 से t p dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 t अपॉन dt। ये तो हम हर बार बता रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला बता रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इतना लिख लो, बोर्ड कम पड़ गया है, ठीक है, लिख लो, फटाफट लिखो, छापो जल्दी, छापो जल्दी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब कंफ्यूज मत होना, इसके आगे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 3 लाइन से और है ना। चल, बोर्ड बहुत छोटा हो गया, और बड़ा सा बोर्ड लेना चाहिए हमें, लेकिन फिर कैसे कैप्चर करते, ये भी बात है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। देखो बहुत मजा आएगी, एकदम मन से पढ़ा करो तुम लोग, आप लोग अच्छे से पढ़ो बच्चा, बस लास्ट टाइम बाकी है आप लोगों का, लास्ट टाइम एज अ सेंस, बस एग्जाम सर पे ये समझ लो, है, अब टाइम नहीं मिल रहा है। ये हो गया यहाँ पे ये चीज, समझ लो। अब यहाँ पे देखो हमने लास्ट में ये इक्वेशन लिखाई है, p dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dt हो जाएगा 0 से t। हमने इसका इंटीग्रेशन बताया था, डायरेक्टली कैपिटल T आएगा, उसको बाहर कर दोगे तो अपॉन में है, तो यहाँ पे देखना ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1/t 0 से t p dt, है ना। इसका हमने बताया था, अगर dt है 0 से t लेना है तो t आ जाता है कैपिटल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो
1/t तो रहा ही। अब मेरी बात सुनो, इसका एवरेज निकालना है, ये राइट हैंड साइड का। तो हमेशा याद रखिएगा जब ये लोगे ना तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंटीग्रेट करके, ठीक है, इंटीग्रेट जब करोगे फुल साइकिल के लिए, हमने आपको पहले ही बता चुका है, अगर कॉस ओमेगा टी या कॉस या साइन टी का फंक्शन होता है टाइम का, ठीक है, साइन ओमेगा टी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे या एवरेज निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, फुल साइकिल के लिए 0 हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, ये वाला टर्म डायरेक्टली पुट कर रहे हैं हम, ये पूरा करोगे जब तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पे देखो अगर हम पुट करते हैं तो Vm Im अपॉन 2, Vm Im अपॉन 2, Vm Im अपॉन 2 cos phi बचता, ये टर्म आपका 0 हो गया। हमने बता दिया ये t का टर्म है तो ये 0 हो गया। ये करवाए भी हैं पीछे, अगर याद हो, कई ईमानदार बच्चे होंगे ये करवा चुके हैं कैसे आता है 0। तो बार बार बताने की हमें लगता नहीं है आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। तो अगर ये बताने लगे ना तो 2 दिन तक और खींचेगा कोर्स। तो ये 0 कर लोगे, बचा ये, और ये कर दोगे dt 0 से t। अब मेरी बात सुनो, ये वाला ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका टर्म है सब बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। Vm Im dt लिखा था ना, यहाँ पे dt कर दिया, नेटा दिया था, dt कर दिया, Vm Im अपॉन 2 cos phi बाहर आ जाएगा। क्योंकि cos phi क्यों बाहर आ रहा है, अरे t का टर्म नहीं है तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, t का टर्म भी तो होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे बात आती है t, ये बचा नीचे लिख दिया। अब dt को इंटीग्रेट करोगे तो अब कौन सी बात है, फिर dt को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल T आ जाएगा, Vm Im cos phi अपॉन 2t, और इसका कैपिटल T आ गया, t से t कैंसिल हो गया, समझ गए, t से t कैंसिल हो गया। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आपकी आ गई आपकी इक्वेशन आ जाएगी Vm Im cos phi अपॉन 2। अब यहाँ पे बात आती है, क्योंकि हमें पता है जब हमें वैल्यू मिलेगी तो IRMS की वैल्यू मिलेगी। जहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने बताया था जो एमीटर होगा AC सोर्स में क्या वैल्यू बताता है, IRMS और VRMS बताएगा, ठीक है, एमीटर IRMS, वोल्टमीटर VRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। अब हमें पता है अगर हम इसको क्या कर दें, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, Vm अपॉन रूट 2 Im अपॉन रूट 2 cos phi लिख सकते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, समझ जाओ, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, ये तो पता होगा, है ना। तो अब यहाँ से देखो ये क्या होता है, ये VRMS और ये IRMS, ठीक है। तो एक्चुअल आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, VRMS IRMS cos phi, this is your equation, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे साइन के टर्म में आएगा, फिर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी लिखोगे, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसीलिए 0 कर दिया है, आप पिछला देखिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे फिर से, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज़, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। VRMS IRMS cos phi, दिस इज योर मेन इक्वेशन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ने एवरेज पावर निकाल चुका है, तो हमारी इक्वेशन एवरेज पावर के लिए क्या आई थी, पावर इज इक्वल टू IRMS VRMS cos phi। मैम आपने पावर तो बता दिया लेकिन पावर फैक्टर नहीं बताया, तो ये जो cos phi होती है इसी को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। अब तो पता चल गया,
पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्किट। सर्किट के नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। अब बात रही कैसे सर्किट के नेचर पे डिपेंड करता है, बात लो यहाँ पे अगर ओनली रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर एम एस वी आर एम एस वॉट लगा दी वॉट पावर का जो होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हो गया आपका रेजिस्टिव के लिए। अगर यही क्या होता, कैपेसिटिव होता, तो कैपेसिटिव के लिए फाई कितना हो जाता, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 हो जाता, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो पावर कितना हो जाता, 0 हो जाता। अगर ये इंडक्टिव सर्किट होता ओनली, तो यहाँ पे फाई कितना हो जाता, 90, पावर हो जाता 0। अब बात ये आती है, पावर कंफ्यूज हो रहे होंगे मैम, पावर नहीं मिली, नहीं, पावर क्या हो गया, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें क्या होगा, एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें हीट एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे रेडियो हो गया या ये सब डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें कौन सा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादातर कैपेसिटिव और इंडक्टिव। लेकिन अगर वायर यूज़ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन इसका ये मतलब है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें बहुत ही कम निकलेगी, एज अ सेंस हीट एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी बहुत कम निकलेगी, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। समझ के, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, लिख लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर लिख लीजिएगा। आप लोग ने ये देखा होगा, गली के बाहर सबके रखा होगा, है ना। तो बात ये होती है, जब ये चला जाता है, उड़ जाता है, तो 3 दिन तक घर में लाइट नहीं आती है। अच्छा, ये इसलिए यूज होता है, नहीं। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली हमारा क्या करता है, इट इज अ डिवाइस which control voltage। ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है वोल्टेज को। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब बात ये आ जाती है कैसे कंट्रोल करता है। पहला तो आपका देखिए, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। एसी डीसी कन्वर्जन नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लो टू हाई करेगा तो इस ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। यही होती ना स्पेलिंग। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लो टू हाई करता है। यही अगर हम इसको उल्टा लिख दें, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये होता है आपका स्टेप डाउन। अरे अब कौन सी बात है, हाई टू लो होगा तो स्टेप डाउन कर रहा है, लो टू हाई रहेगा तो अप कर रहा है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा हिसाब किताब। ट्रांसफॉर्मर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जो बिजली विभाग होता है या पावर हाउस होता है, वहाँ देखते होंगे उसको, वो क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं। एज अ सेंस क्या करते हैं, जो आपका वोल्टेज रहता है उसे हाई वोल्टेज करके अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो बाहर आपके रखा रहता है, आपके बाहर नहीं, गली के बाहर या मतलब कहीं रखा रहता है एरिया में, वो क्या करता है, वो जितना हाई वोल्टेज आ रहा है उसको कम करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। समझ में आ रहा है।
मेन जो सप्लाई है वो स्टेप अप करके भेज देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग घर में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये वाला हो गया, स्टेप डाउन करके करता है, इतना हमें वोल्टेज का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसलिए डाउन करके भेजता है, ठीक है। ये हो गया आपका मोटा मोटा हिसाब किताब। अब यहाँ पे इसे लिख लीजिएगा एकदम डिट्टो। नेक्स्ट इसका क्या आता है, हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिख लीजिएगा। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, नहीं भी याद है बता देते हैं कि एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, करंट वेरी करता है, फ्लक्स चेंज होता है। दूसरे कॉइल में क्या होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक कॉइल की वजह से दूसरे में इंड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, दूसरे में जो इंड्यूस होता है उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहता है। तो ये प्रिंसिपल इसमें यूज होगा। नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसकी वर्किंग बताते हैं। लिख लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये हमारा हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपका क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों यूज करते हैं, बेसिकली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्लक्स का जो लॉस होता है उसे नहीं होने देता है। एज अ सेंस के क्या करता है, फ्लक्स को बाइंड करके रखता है मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पे क्या करें, कॉइल वूंड कर दिए, ठीक है, कॉइल को ऐसे से लपेट दिए और इसको सोर्स से अटैच कर दिए। ये आपका क्या है, इनपुट सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिए, इस पे भी वायरिंग कर दिए और ये क्या हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज लिख लीजिए। अब ये बात आती है जो इसमें वायरिंग होती है, समझो, ये वायरिंग आपकी होती है कॉपर वायर। कौन सा वायर यूज होता है, कॉपर वायर। अब यहाँ पे बात आता है कि ये वाली जो वायरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। ये जो कॉइल है इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इसको क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। मान लिया, ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, कॉपर वायरिंग होती है, ये इनपुट सोर्स, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। अब आता है यहाँ पे इसकी वर्किंग कैसे देखेंगे। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एसी सोर्स है तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट चेंज करेगा डायरेक्शन, फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसकी वजह से फ्लक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इस वाली कॉइल में प्राइमरी में NP है और इस वाले में NS है। NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। NS क्या है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें फ्लक्स आपका एक टर्न में फाई जा रहा है। यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, लेट फाई बी द फ्लक्स इन ईच टर्न, ठीक है, phi be the flux in each turn of primary coil। एक टर्न में आपका फ्लक्स phi जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेते हैं कि फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ से मान लिया हम लोग ने दो फ्लक्स जा रहे हैं, इस वाले एरिया सेम है, ये एरिया जो कॉइल का है वो सेम रखते हैं अगर हम लोग, तो क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर है ये बाइंड करके रखेगा, तो जितना ये फ्लक्स आपका इसमें जा रहा है वो उतना ही यहाँ पे इस वाली कॉइल से जाएगा। मान लीजिए दो जा रहा है तो दो यहाँ से फ्लक्स रहेगा। मतलब ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज phi will be the flux in each turn of secondary coil। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर। यहाँ तक समझ में आया? अब क्योंकि फाई इसमें भी है फ्लक्स, इसमें भी है, ईच टर्न पे, एक टर्न पे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे एनपी है और ये नंबर ऑफ एनएस है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपको कब एनपी ज़्यादा रखना है या कब एनएस ज़्यादा रखना है, कौन से केस में, स्टेप अप या स्टेप डाउन में। तो अभी हम लोग देखते हैं। पहली बात तो ये फ्लक्स हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग ने पढ़ा था फॉर प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी कॉइल के लिए देख रहे हैं, हमने पढ़ा ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी होता है ना, ये तो पढ़ा था। अगर प्राइमरी कॉइल के लिए देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईपी, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एनपी, माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ पे फॉर सेकेंडरी कॉइल, समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिएगा फॉर सेकेंडरी कॉइल ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, समझ रहे हो? डी फाई बाई डी टी कैसे, यहाँ पे सेकेंडरी है तो एन एस हो गया, यहाँ पे प्राइमरी है एन पी हो गया। और डी फाई बाई डी टी क्यों सेम होगा, फ्लक्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है एक कॉइल के लिए, और कितनी वो है टर्न्स है, एक टर्न के लिए है, और कितने टर्न है टोटल, एन एस, समझ रहे हो? अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर दो, अब इसको डिवाइड करो इससे, तो यहाँ पे ई एस अपॉन ई पी हो जाएगा, ई एस अपॉन ई पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई से डी फाई कैंसिल होगा जब डिवाइड करोगे, इसको ऊपर लिखो माइनस एन एस अपॉन एन पी, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये आपकी इक्वेशन आएगी। मतलब आपका जो वोल्टेज रहेगा वो टर्न पे डिपेंड करेगा। एन एस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये जो ई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, समझ रहे हो? इस इक्वेशन से हम बोल रहे हैं, मतलब क्या है, ई एस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस, और ई वी हो, अरे ई वी कह रहे हैं, ई पी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी होगा, समझ रहे हो मेरा फंडा क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे बात ये आती है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, इतना लिख लो, अभी हम समझाते हैं आगे, स्टेप अप में क्या करेंगे, स्टेप डाउन में क्या करेंगे। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें फर्स्ट केस लेते हैं स्टेप अप, नहीं फर्स्ट केस क्या लिखते हैं कि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से, सेकेंडरी कॉइल पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से, प्राइमरी से,
समझो, NS इज ग्रेटर देन NP। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा, है ना, यही तो बता रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जिसके जितने ज़्यादा रहेंगे उतना वोल्टेज रहेगा। अगर इसका इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका जो है ES जो होगा वो ग्रेटर देन EP होगा। समझ रहे हो, मतलब आपने कम वोल्टेज दिया और निकल रहा है आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज, तो ये कौन सा हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। डिक्चिक डिक्चिक डिक्चिक, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, NP अगर ग्रेटर देन NS होगा, मतलब ये प्राइमरी कॉइल का ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसका ज्यादा रहेगा तो इसका क्या होगा, वोल्टेज भी ज्यादा रहेगा, मतलब EP इज ग्रेटर देन ES। अगर ये ज्यादा इससे आउटपुट कम मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कहेंगे अब मैम को स्पेलिंग नहीं आती है इसलिए डिक्चिक डिक्चिक कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, सब चीज हमने लिख ली है एकदम डिटो, ऐसे बना भी लेना। क्यों क्या, मतलब क्यों क्या यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो, वो भी हम बता चुके हैं, समझो। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, इसको लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अगर हम लोग का 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होगा, मतलब पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, जितना पावर दे रहे हो उतना आउटपुट मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, पावर इनपुट, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा, 95% तक ले रहे हैं। अभी तक जितना भी आया है मॉडिफाई कर रहे हैं सब लोग, वो 90 तक ही हो पाया, एफिशिएंट 100% अभी नहीं हो पाया, हो जाएगा मेरे ख्याल से। लॉस तो होते ही हैं, तो अभी बताते हैं कौन कौन से लॉस होंगे, वो भी बताना है, ठीक है। पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। अब यहाँ पे देखना, पावर का फॉर्मूला VI होता है, यहाँ पे E प्राइमरी, पहला प्राइमरी है ना, इनपुट किससे दे रहे हो, प्राइमरी से दे रहे हो, EP IP इज इक्वल टू ES, आउटपुट में सेकेंडरी हो गया ना, और IS, तो यहाँ से ES और EP का रेशियो बना लो, EP इधर चला गया नीचे, ये क्या हो जाएगा, IP अपॉन IS। अब यहाँ पे देखो, जो वोल्टेज है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, डिपेंड किस पे कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये सेकेंडरी कॉइल है तो सेकेंडरी कॉइल का करंट तो यहाँ पे है, मतलब E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इफ वी इंक्रीज voltage then current decreases। समझ में आया बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना, आपको फॉर्मूले यही यूज करने हैं जो बताए जा रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए बोर्ड्स के लिए। अब यहाँ पे देखो लॉसेस क्या होते हैं, आपके लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या हो गया, कॉपर लॉस ये हो गया कि करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका कुछ लॉस होगा, कॉपर क्या होगा, हीट होगा, उसी को कॉपर लॉस बोल दिया गया। अब नेक्स्ट होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है ये समझिएगा। एडी करंट जो होता है, लैमिनेटेड आयरन कोर लिया है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है जो कि अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कॉइल जो होता है हीट हो जाता है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेटेड वो लेंगे, कॉपर आयरन लेंगे, सॉफ्ट आयरन, लैमिनेटेड आयरन कोर लेंगे। लैमिनेटेड हमने बताया था, एरिया कम हो जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, समझो। एडी करंट भी बता चुके हैं, कॉपर लॉस तो समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड आपका लॉस ऑफ हिस्टेरेसिस तो अभी कोर्स में नहीं है। कॉपर लॉस हो गया, एडी करंट लॉस हो गया, एक फ्लक्स लॉस होता है, फ्लक्स लॉस।
ये क्या होता है, परफेक्ट कपलिंग नहीं हो पाती है। एज अ सेंस जितना कि आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स है वो पूरा का पूरा उसमें नहीं जाता है सेकेंडरी में। हम लोग ने स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई है कि पूरा का पूरा जा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ फ्लक्स का लॉस हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपके लॉसेस, जिसकी वजह से आपका अभी तक 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर नहीं बना है, समझ रहे हो। अब इसको लिख लेना, और ये आपका कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट सारा पॉइंट्स हो चुका है। एसी जनरेटर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल सेशन बचा है बस। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.